उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी रणनीति से दलितों और ब्राह्मणों को एक मंच पर लाकर उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की नई परिभाषा लिखने वाले सतीश चंद्र मिश्रा आज ब्राह्मणों के एक सियासी चेहरे के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के चाणक्य सतीश चंद्र मिश्रा अपनी सियासी चालों से विरोधियों को चित करने का पूरा मादा रखते हैं। तो आइए जानते हैं आज अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में ऐसी ही खास शख्सियत सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में। औद्योगिक नगरी कानपुर जस्टिस त्रिवेणी सहाय और शकुंतला मिश्रा के घर 9 नवंबर 1952 को सतीश चंद्र मिश्रा का जन्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय के पीपीएन इंटर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। स्नातक और लॉ स्नातक की डिग्री हासिल की। इन्होंने करियर के तौर पर विरासत में मिला पेशा अपनाया और वकालत करने लगे। साल 1998 साल 1999 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए। साल 2002 में एडवोकेट जनरल के पद पर रहे। इनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए इनको उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से प्रेरित होकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को चुना। साल 2004 में ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। तब से आज तक ये इसी पद पर विराजमान है। राजनीति के इस बाजीगर को बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा में भेजकर एक वजीर की तरह राजनीति के अखाड़े में उतार दिया। अपनी मां से प्रेरणा पाकर दिव्यांग जनों की सेवा का जीवन व्रत लिया और पिछले 22 वर्षों से लगातार दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ये कराते रहे एवं बहुजन समाज पार्टी सरकार के सहयोग से भारतवर्ष में अपनी तरह का अकेला शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय की स्थापना कराई। उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार भी साल 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इनकी कोशिश कितनी सफल होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में ऐसी ही खास शख्सियत से होते हैं रूबरू। सतीश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, धन्यवाद। कौन से चुनाव मुद्दे रहेंगे, मेन मुद्दे रहेंगे जिस पे आप चुनाव जाएंगे? देखिए, हमारे पार्टी के मेन मुद्दे जो हैं, जो हमारी पार्टी की जब सरकार थी 2007 से और 12 के बीच में, तो हम लोगों ने जो करके दिखाया, जिस तरह से सर्वजन को एक साथ लेके चले, सारे जाति धर्मों को सबको एक साथ सब लोग रहे, आपस में मिलजुल करके रहे। दूसरा, विकास जिस तरह से उत्तर प्रदेश का उस दौरान में हुआ बहन मायावती जी के नेतृत्व में, वो हमारा और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से मेंटेन रहा और हमेशा रहता है जब बहन मायावती, ये दो चीज़ों के साथ साथ में अभी हमारी पार्टी की अध्यक्ष उन्होंने कहा भी अपना 9 अक्टूबर को कि अब की बार चुनाव के बाद इस हमारी सरकार बनती है तो हमारा पहला उद्देश्य ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में हम उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी फैली हुई और जो बेरोजगार युवक घूम रहा, जिसको कि अन्य पार्टियां लॉलीपॉप की तरह चुनाव के 1 महीने पहले कोई लैपटॉप देने की बात करता है, कोई मोबाइल देने की बात करता है, हम उनको रोज़गार देंगे। और उनके लिए जैसे हमने पिछली सरकार में रोज़गार दिए थे और रोज़गार निकालने का काम किया था, रोज़गार देने का काम किया था लाखों की संख्या में, 1-2 नहीं लाखों की संख्या, तो उस तरह से हम बेरोजगारी दूर करें। लेकिन सरकार में तो कहा जा रहा है कि रोजगार काफ़ी देरी सरकार कह रही है कि हमने बेरोजगारी दूर। देखिए, ये खाली एडवर्टिजमेंट में रोजगार मिल रहे हैं। कहाँ पर रोजगार मिला है? कोई एक बार बताने का काम तो करें। जब कभी अगर रोजगार की आती भी है, गुंजाइश भी आती है, जैसे टीचर्स का इम्तिहान था, एंट्रेंस एग्ज़ाम था, लेखपालों का था, औरों का था, तो उसमें पर्चा लीक हो जाता है। और जब पर्चा लीक हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है इम्तिहान, और वो कह देते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम अपना इसमें एक्शन लेंगे, हम तो NSA लगाएंगे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये पर्चा लीक करा है। उससे रोज़गार तो नहीं मिला। रोज़गार इस समय जहाँ जहाँ भी हो सकता था उत्तर प्रदेश में, वो सब खत्म हो गया। जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया, उसको बेचने का काम किया कुछ उद्योगपतियों के हाथ में, तो वहीं तो रोज़गार मिलता था। सरकार में जो रोज़गार है उसको बंद कर दिया, कहा कि रिटायर होगा नौकरी नहीं देंगे, तो वो भी रोज़गार बंद हो गया। और जहाँ जहाँ मुख्य रूप से नीचे के लेवल पे नौकरियाँ मिलती थी, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो,
PWD हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जो ब्रिज कॉरपोरेशन हो, जल निगम हो, ये जितनी संस्थाएं थी जहाँ लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे थे, सरकारी नौकर कहलाते थे, वहाँ पर सब का सब % बंद कर दिया। और बंद ही नहीं किया, वहाँ पर ये कह दिया कि अब हम जो हैं इसमें सिर्फ ठेके में काम देंगे और ठेकेदारों को हम कहेंगे कि वो नौकरी दें। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर तो पूरी सरकार उसी वोट मांगने जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप देखिए, जैसे बेरोजगारी वाली बात है कि कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, हम रोजगार दे रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, पकौड़ा बेचो। उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में तो कौन सा ऐसा दिन जाता है जहाँ पर कि हत्याएं, रेप और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, लोगों के साथ लोगों का शूट आउट, ये मर्डर्स, ये कहाँ नहीं, हर दिन हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में 500 से ज़्यादा तो ब्राह्मण मार दिए गए, 100 से ज़्यादा तो इनकाउंटर कर दिए गए। तो दलितों के साथ में उत्पीड़न, ब्राह्मणों के साथ में उत्पीड़न, अल्पसंख्यक समाज के साथ में उनको डराना धमकाना, उनके साथ में उत्पीड़न। इस सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर कहाँ संभाला है? लॉ एंड ऑर्डर अगर संभला होता तो जो इनकी ही रिपोर्ट है NCRB की, उसके तहत में फिर हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में आज के रोज़ आप देख रहे हैं कि उसमें सामने सामने है कि हर 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार और दुराचार हो रहा है। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? क्या आदमी के घर में घुस करके उसको गोली मारी जा रही है? होटल में सो रहा है आदमी गोरखपुर के अंदर, वो तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, मुख्यमंत्री का इलाका है, और वहाँ पर एक व्यापारी अपने होटल में सो रहा है, उसका दरवाज़ा तोड़ करके उसको गोली मार दी जाती है। अब तो हत्याएं पुलिस वालों से करवाई जा रही हैं। एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि हत्या लोगों से, फिरौती, लूटपाट, डकैती, उसके साथ में ये हत्याएं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से हो? तो मोदी जी तारीफ करके गए हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। यूपी को योगी उपयोगी बता दिया, अब यूपी को भोगी उपभोगी भी आप कह सकते थे। वो जो अगर सही मायने में कहते कि किस तरह से खाली भोगने का काम हो रहा है, यहाँ पर भोगने का काम हो रहा है, लोगों को मारने का काम हो रहा है, लोगों को शूट आउट करने का काम हो रहा है, और अपने मुंह अपना मियाँ मिट्ठू बनने का काम हो रहा है, सिर्फ फीता काटने से कि हम ये प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे चुनाव के 1 महीना पहले। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कोई काम करना था, कोई चीज़ करनी थी, तो आप फीता काटते। जब सरकार बनी थी उस समय फाउंडेशन स्टोन डालते। आप चुनाव के 1 महीने पहले आप हज़ारों करोड़ कह रहे हैं कि हम तो देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि हम यहाँ पर फाउंडेशन डाल रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए गंगा एक्सप्रेस वे क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर के और अब कह रहे हैं कि हम इलाहाबाद तक ले जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का तो पत्थर पहले ही लग चुका 2007 और 12 की सरकार में बहन मायावती जी की द्वारा, और उसकी पूरी व्यवस्था खाली मेरठ से इलाहाबाद प्रयागराज के लिए नहीं थी, उसको तो बलिया तक पहुंचाने की हमारी योजना थी। और उसमें पूरा विस्तृत उसकी योजना सब खुलासा करके सामने दे करके हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कर दिया, स्कीम चालू भी कर दी थी कि गंगा किनारे किनारे ये बनेगी गंगा एक्सप्रेसवे, और लोगों का भला होगा, गंगा भी शुद्ध होंगी और उनका भी सब अरेंजमेंट किया जाएगा और बाकी लोगों को काम मिलेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने, इन दोनों ने उसका विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था। केंद्र की सरकार में कांग्रेस बैठी थी, उसने वहाँ से अड़ंगे लगाए थे, और ये समाजवादी पार्टी के जो लोग PIL करते थे उन्होंने, और बीजेपी के, इन्होंने PIL करी थी और कहा था नहीं गंगा किनारे कोई काम नहीं होना चाहिए, गंगा एक्सप्रेसवे नहीं बननी चाहिए। और अब वही गंगा एक्सप्रेसवे का फीता काट रहे हैं इस बात का कि हम इसको शुरू करेंगे। शुरू कब करेंगे? जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट का काटा है। जेवर एयरपोर्ट किसने किया? जेवर एयरपोर्ट बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान पूरी ज़मीन से लेकर के उसकी उपलब्धता से लेके हर चीज़, और उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया, सबको मालूम, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। बीजेपी ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद अब वही लोग कहते हैं जेवर एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। तो इनके यहाँ पर खाली जो हमारी योजनाएं थी, हम लोगों ने जो काम करे या जो कर रहे थे, उसको लेकर के सरकार जब जाने वाली है, सरकार तो निश्चित रूप से जा रही है, जब सरकार जाने वाली है तो 1 महीने पहले ये सब करके और ये कानून व्यवस्था से अपना लोगों का मुंह मोड़ करके, किस तरह से लखीमपुर में
अब उससे कोई मुंह मोड़ सकता है? लखीमपुर में 4-4 लोगों को दबा के मार दिया, मीडिया के लोगों ने सवाल कर लिया, उनकी कॉलर पकड़ ली, गाली गलौज कर दी, उनको चोर उचक्का कहने लगे और उनका मोबाइल छीन लिया और मारने की धमकी दे दी मंत्री जी ने। तो ये तो वो सरकार है, वो कहते हैं इस तरह से कानून व्यवस्था संभालेंगे, इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। तो इनकी सरकार में अगर आज इनसे आप पूछने चलेंगे तो सिवाय इसके कि हमने फीता काटा, हमने फाउंडेशन स्टोन डाला, हमने लोगों को धमकाया, हमने किसानों को मारा, हमने महिलाओं का उत्पीड़न करवाया, हमने बेरोजगारी बढ़ाई, इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको इनकी सरकार में? 2007 से 12 आपकी सरकार थी, 2012 से 17 अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और 2017 से 22 योगी जी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों में बेहतर किसको मानते हैं आप? अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है, जब आती है, इसके पहले भी जब आई, 2003 में माननीय मुलायम सिंह जी थे, जब उन्होंने बीजेपी ने मिल करके और सरकार बनवाई थी, हम लोगों की हमारे एमएलए तोड़ करके बीजेपी के ही तो तत्कालीन अध्यक्ष थे जिन्होंने मिलाने का काम किया था और इनकी सरकार बनवाई थी। तो आपस में मिले रहते हैं, दोनों की एक ही तरह की रूपरेखा है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जिस दिन से आती है उसी दिन से पूरे प्रदेश का माहौल एक बिगड़ जाता है। गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, फिरौती, डकैती, बलात्कार, दंगे, फसाद, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो ये उनकी पहचान है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरफा आते ही एक और अगर आप देखें तो फ़र्क ये आते हैं, इन्होंने भी यही काम शुरू किया, इनकाउंटर करना, मारना, ब्राह्मणों के हत्याएं हो गई कि लाइन से ब्राह्मणों की हत्याएं, 100 इनकाउंटर और 500 लोगों की हत्याएं हो गई। तो एक तरफ जो अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो दोनों की एक रूपता ये है कि तब यादव समाज के जो लोग हैं उनको खाली ऊपर से नीचे तक जहां भी देखने को मिलेगा आपको वही मिल रहे थे, हर जगह, हर क्षेत्र में। अब ये आ गए हैं तो ये ठाकुरवाद लेके चल पड़े हैं, ये ठाकुरों को उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया तो नहीं छोड़ दो भाई, मेरे अपने हैं। इन्होंने हत्या कर दी, मेरे अपने हैं। बलात्कार में वहाँ पर आपने देखा कि हाथरस में क्या हुआ कि नहीं रात के 2:30 बजे एक लड़की का मिट्टी का तेल डाल करके पुलिस वाले से जलवाना, क्योंकि मेरे अपने लोग थे। और इसी तरह दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज की खुशी दुबे एक दिन पहले शादी होके जाती है, 16.5 साल की लड़की, मेहंदी तक तो हाथ की छूटी नहीं थी और उसको जेल में भेज दिया, उसको माफिया डिक्लेयर कर दिया। और खुद मुख्यमंत्री सचिवालय से उसकी बराबर जो है देखा जाता है कि उसकी बेल ना होने पाए। इतनी पैरोकारी कि उसकी बेल किसी तरह से ना होने पाए, चाहे उसके लिए हमको झूठे कागज़ बनवाने पड़े, झूठी रिपोर्ट बनवानी पड़े। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार की थी। अभी आपने देखा हाथरस में क्या हुआ, वहाँ पर रेणु शर्मा के नाम की वो ब्लॉक प्रमुख रही है पहले, और भारतीय जनता पार्टी वाले नाराज़ हो गए, उसको जेल भिजवा दिया गलत मुकदमों में, और उसकी बेल हो गई, जेल में पड़ी रही, जेल में बेल हो गई। 15 दिन बेल होने के बाद भी उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। कब निकली? जब वो मर गई, उसका मरा हुआ शरीर जेल से बाहर निकला। इसी चीज़ का इंतज़ार ये खुशी दुबे के लिए कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है कि ब्राह्मण समाज को बिल्कुल अपना दुश्मन जो मान रहे हैं ये, और दुश्मन मान करके उनके ऊपर अत्याचार, जिस तरह से दलित समाज को ये दुश्मन मान रहे हैं, दलित और ब्राह्मणों को एक तरह से रख रहे हैं, और दोनों को ये जो सरकार है दुश्मन मान की, ठीक उसी प्रकार से जैसे समाजवादी पार्टी। तो ये दोनों, इनका फ़र्क कोई नहीं है, कोई कुछ एक तरीका निकाल रहा है तो एक दूसरा तरीका निकाल रहा है, कर वही दोनों रहे हैं। दोनों ही के लिए ब्राह्मण जो है उनके पहले दुश्मन, और दोनों के लिए दलित पहले दुश्मन। तो इसीलिए उस तरह की ये काम भी पूरे प्रदेश में हो रहा है। आपके ब्राह्मण सम्मेलन की बड़ी चर्चा है। 2007 में जब आपने सामाजिक समीकरण जो जोड़ा था वो सफल हो गया था, क्या लगता है इस बार भी सफल होगा? अब की बार तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 2007 में हुआ था उससे कहीं ज़्यादा ज़ोरदारी से अब की बार सफल होगा। और उसके पीछे कारण है, जब 2007 में हम लोगों ने भाईचारा बनाया, हम लोग सबको एक साथ लेकर के चले भाईचारा बना करके, और ब्राह्मण समाज दलित समाज के बीच में जो भाईचारा बना, तो उसके बाद जब सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज को सम्मान, मान सम्मान दिया गया, उसका स्वाभिमान लौटा। उसको और क्या चाहिए? यही चाहिए। और अब की बार जब हम लोग देख रहे हैं ऐसे माहौल में, अब की बार हम ब्राह्मणों के बीच में जा रहे हैं
और गए हैं 75 के 75 जिलों में, जहाँ पर हज़ारों हज़ार की भीड़ में लोग आए, ब्राह्मण आए, तो उनका जिस तरह से जुड़ाव है वो स्वयं अपनी तरफ से आए हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्पीड़न देख रहे हैं, वो अब याद कर रहे हैं हमारी सरकार, और अब देख रहे हैं इनकी सरकार। वो समाजवादी पार्टी से दुखी होकर के उन्होंने इनके साथ चले गए थे, और जब इनके साथ गए तो वो और भी पाताल में पहुंचाने का काम किया, उनको और भी नीचे पहुंचाने का काम किया। तो ब्राह्मण समाज ये देख रहा है कि तब तो हमारे लिए बताने का नहीं था कि हम ये करेंगे, हमने तो अब की बार करके दिखा दिया। तो उनको 2007 और 12 में तो उनको ये मालूम है कि हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, हमने चारों तरफ से किस तरह से उनको बढ़ाने का काम किया, चाहे 15 कैबिनेट मंत्रालय देने का काम किया हो, चाहे 1 दर्जन से ज़्यादा MLC बनाने का काम किया हो, चाहे आधा दर्जन राज्यसभा में और लोकसभा में भेजने का काम किया हो, चाहे हमने 3000 सरकारी वकील बनाने का काम किया, 1000 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण समाज को याद है। और वो अब की बार इसीलिए आप देखिए, चाहे वकील हों, चाहे वो किसी वर्ग में, ब्राह्मण समाज कहीं भी हो, वो आज हर जगह वो याद कर रहा है हम लोगों की सरकार में, हमको याद कर रहा है, और वो हमारे साथ में मिलजुल करके और बहुत तेज़ी से हमारे साथ बढ़ रहा है, 2007 से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए अब की बार 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें लोगों को एक अचंभा मिलेगा जब देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जैसे अचंभित हुए थे 2007 में, अब की 2022 में भी हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सर्वे में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, सर्वे में तो आपको तीसरी पार्टी दिखाया जा रहा है। ये सर्वे जो होता है वो आप जानते हैं कि ये सर्वे किस तरह से होता है, ये कौन सी एजेंसियां हैं, दिखाने का काम कोई मीडिया करता है, लेकिन वो इंगेज करता है किसी एजेंसी को, और ऐसी एजेंसी जो है वो इंगेज कर जिनका खुद का खुलासा, जिनका खुद का इसके पहले दिखाया जा चुका है कि किस तरह से वो रुपए की पैसे की मांग कर रहे हैं सर्वे में दिखाने और बढ़ाने के लिए, वही लोग आज सर्वे दिखा रहे हैं। तो इन सर्वेयों का कोई वैल्यू तो है नहीं। सर्वे तो तब हो जबकि आपने जहाँ पर कि 25 करोड़ आबादी हो, आप कहते हैं कि वोटर जो है उसमें 16 करोड़ है, और आप कहते हैं 16 लोगों से पूछ लिया हमने या 1600 से पूछ लिया, तो क्या वो सर्वे का कारण बनेगा? हम लोगों के यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो हमारी मीटिंगों में लोग आ रहे हैं, वो उनको नहीं दिखता है, वो नहीं देखेंगे। वो जहाँ पर पूरे प्रदेश के इकट्ठा करके और सारे मंत्री और सारे मिल करके भीड़ लाने का काम करते हैं, और फिर भी उतनी भीड़ नहीं होती जितनी हम लोगों की एक ज़िले की मीटिंग की भीड़ होती है, तो वो उनको नहीं दिख रहा है। तो इन सर्वेयों में कुछ नहीं आता। आज हमारे लोग जो हैं, ख़ास तौर से अच्छी बात यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, वो इन सर्वों की तरफ देखने का भी काम नहीं करते हैं। वो जानते हैं असलियत क्या है, और वो हमारी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, और अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो सुरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उसके लिए विशेष योजना तैयार करके विशेष काम कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, अभी तक हम जो थे पूरे 75 जिलों में गए थे, ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ हमारे साथ में आए, जुड़े और बात हुई। अब हम जो हैं सुरक्षित सीटों पे जा रहे हैं, 86 सुरक्षित सीटें। वहाँ पर जो खास तौर से वहाँ का जो ब्राह्मण समाज है, वहाँ का और अपर कास्ट समाज है, वहाँ का और अन्य समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दुखी सरकार से, जिस तरह से उसको धमकाने, प्रताड़ित करने, डराने की तरीका निकालते हैं ये लोग, उससे वो आतंकित है, परेशान है, और वो मौका देख रहा है। तो इन सारी सीटों पर ये सारे समाज, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, ये सब के सब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हम इन सीटों पर खास तौर से फोकस करते हुए, चूँकि 75 जिलों में जा चुके थे, अब हमारा जो ये दौर चल रहा है और करीब करीब आधे पे पहुंच गए हैं, तो वो इन सीटों पे चल रहा है जो 86 सीटें हैं। और पिछली बार आपने देखा, पिछली बार भी हम नहीं किया था, ब्राह्मण समाज के जाने के बाद हम गए थे इन रिजर्व सीटों पर, और उसके नतीजे भी सामने आ गए थे। हम लोग पहले 16 सीटें जीते थे 2002 में, लेकिन 2007 में हम लोग 62 सीटें जीते थे, रिजर्व सीटें 84 में से 62, जो 22 हारे भी थे, बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। तो अब की बार जिस तरह से आज भी हमारी मीटिंग थी, कल भी थी, परसों भी थी, कल भी है, परसों भी है, जिस तरह से आजकल बैठकें चल रही हैं और जिस तरह से लोग वहाँ आ रहे हैं, जबकि हम कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, उनको मालूम हो रहा है कि यहाँ मीटिंग है बहुजन समाज पार्टी की, और सर्व समाज के लोग जिस तरह से वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, खास तौर से जो ब्राह्मण समाज है और अन्य समाज है,
तो उससे तो बिल्कुल निश्चित है, हम लोग की सोच भी यही है कि हम यहाँ पर सर्व समाज को लेकर के और दलित समाज के साथ में इन सीटों पर भाईचारा बना करके और अब की बार इन सीटों को जीतने का काम। कांग्रेस ने कहा है कि हम 50% महिलाएं लड़ाएंगे, तो आपकी नेता भी महिला हैं, तो कोई विशेष योजना महिलाओं को लेकर आपकी? देखिए, महिलाओं के लिए हमारी पार्टी में हमेशा महिलाओं को तरजीह दी गई, महिलाओं की को टिकट दी गई, महिलाओं को मंत्री बनाया गया, महिलाओं, हमारी नेता खुद महिला हैं। हम लोग इनकी तरह ढोंग वाला काम नहीं करते हैं। इनसे पूछिए जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ कितने प्रतिशत दिया है। यहाँ पर शून्य पे बैठे हुए हैं तो आज यहाँ पर ये बात करने के लिए आए। तो इनकी ये सारी चीज़ें कांग्रेस को इसीलिए तो कोई नोटिस नहीं ले रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें करते हैं आकर के उत्तर प्रदेश में कि उसमें हास्यास्पद सा लगता है। जैसे कि ये वाली बात भी कही तो जो करना है करके दो, करके दिखाओ। आज पूरे जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पूछिए कितने मंत्री महिलाएं बनाई इन्होंने, कितने इन्होंने वहाँ पर लोगों को टिकट दिया था। हमारे यहाँ देखिए, महिलाएं इस समय बहुत तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही हैं और महिला सम्मेलन भी हो रहे हैं। महिला सम्मेलन उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हो रहे हैं, और हमारी पत्नी तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ना चुनाव लड़ने जा रही हैं, ना कोई पद होल्ड करती हैं कल्पना मिश्रा, और लेकिन वो बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी में आस्था है, पार्टी की सोच में आस्था है, तो इसलिए पूरे प्रदेश में घूमने का काम कर रही हैं और महिला सम्मेलन अपने आप में लेने का काम कर रही हैं। और जिस तरह से वहाँ महिलाएं आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ शहर की महिलाएं, देहात की महिलाएं, हर जगह की महिलाएं निकल के उसमें इकट्ठा हो रही हैं और जुड़ रही हैं, उससे मालूम हो रहा है कि वो सब के सब अब जो हैं बहन मायावती जी को याद करते हुए उन्हीं के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, वो भी गठबंधन कर रही है, छोटी पार्टियों से समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं, कोई विशेष कारण है इसके पीछे? देखिए, गठबंधन जो है कौन करता है? गठबंधन वो करेगा जो कि कमज़ोर हो, जो कि जिसके पास अपनी खुद का क्षमता ना हो, जिसके पास कोई बेस ना हो। जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, अगर आप देखें तो इनके पास क्या बेस है? इनके पास तो 100 एमएलए जो इनके इस समय हैं वो वही हैं जो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे। 1/5 इनके जो मंत्री हैं वो बहुजन समाज पार्टी के में जो थे वही तो इनके मंत्री। तो इनके पास खुद के पास कुछ तो है नहीं। यही समाजवादी पार्टी के साथ में, तो जिसके पास नहीं होता है वही बैसाखी ढूंढता है, जो कमज़ोर होता है वो बैसाखी ढूंढता है कि हमको बैसाखी मिल जाए तो हम खड़े होकर चलने लगें। बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत अपने आप में है, अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, अपने सपोर्टर्स की वजह से, अपने वोटर्स की वजह से, कि उसको किसी भी प्रकार की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए कोई गठबंधन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आप में अपने दम पे चुनाव लड़के और अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। मायावती जी के साथ आप बहुत लंबे अरसे से हैं, कई बार ये चला कि कई पार्टियां आपको अप्रोच कर रही हैं, ऐसा कुछ हुआ है कि अभी आपके साथ की कुछ? देखिए, वो सब बताने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कि चाहे जो भी कोई कर ले, चाहे जो किया होगा और चाहे अब कर लें या आगे कोशिश कर लें, एक चीज़ निश्चित है कि सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी उनकी पहली राजनीतिक पार्टी और इस जीवन की आखिरी राजनीतिक पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी होगी। हम उस खानदान से नहीं हैं जहाँ पर कि हम धोखेबाजी करने का काम करें। किसके साथ? जिसने हमको सम्मान दिया, जिसने हमको मान दिया, सम्मान दिया, उसके साथ में इस जीवन में हम धोखा करने के लिए कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। वो लोग, हम कोई महत्वाकांक्षी नहीं है। हमारे पास कुछ रहे, हमारे पास ना रहे, हम एक आम वर्कर की तरह रहें, हम जैसे भी रहें, लेकिन हम रहेंगे बीएसपी में। हमको हमारे पास कोई पद हो ना हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि हमारे पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए, हमको वहाँ कुछ बेहतर मिल रहा है, उछल के उधर चले गए, फिर उछल के उधर चले गए। ये कैरेक्टर लेस चीज़ें होती हैं। जिनके पास कैरेक्टर नहीं है वही लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर ज़रा सा भी किसी के अंदर स्वाभिमान और कैरेक्टर है तो उसको इस तरह की चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल रोज़ करते हैं तो लोग दूसरे के बारे में भी सोचने लगते हैं, पर हम अपने बारे में आपको स्पष्ट कर रहे हैं। कपिल आपके पुत्र हैं, आपके साथ लगातार सक्रिय हैं, तो कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि परिवारवाद है आपके यहाँ, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारा पुत्र हमारे साथ में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो भी
हमारी पत्नी की तरह, हमारी पत्नी भी चल रही है, पत्नी वो अलग जा रही हैं, हमारे पुत्र भी अलग जा रहे हैं, हमारे साथ भी चल रहे हैं। वो अगर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिसको वो 20 वर्षों से देख रहे हैं हमारे साथ में रहते हुए और उसमें आस्था रखते हैं, तो उसको देखते हुए वो हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए, बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो कर सकते हैं, जितनी भी क्षमता हो, और पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए अगर वो बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें परिवारवाद कहाँ से आ गया? वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी पद में नहीं है, कोई पद मांग नहीं रहे हैं, न कोई चुनाव के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, न लड़ेंगे। यही चीज़ हमारी धर्मपत्नी के साथ में भी है। तो हम लोग जो हैं, हम जब जिस चीज़ में लगे हुए हैं, तो हमारा परिवार, अगर हमारा परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि बाहर वाले हमारा साथ देंगे। आज हमारा परिवार तो बहुत वृद्ध है। आज उत्तर प्रदेश में 14% और 16% के करीब ब्राह्मण समाज है, और पूरा का पूरा हमारा परिवार ही है। वो हमारे जैसे और लोग परिवार में, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के, हम सबको अपना परिवार मानते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, वो सब हमारे परिवार के। लेकिन अगर हमारा जो व्यक्तिगत परिवार है, वो हमारे साथ में अगर खड़ा होता है, हमारे हाथ बटाने के लिए, जिस काम में हम लगे हैं, हमारे जिसके साथ में हम लगे हैं, उनका हाथ बटाने के लिए, तो ये परिवारवाद आएगा, कहलाएगा, ये हमें नहीं मालूम। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, चुनाव में हम लोग 403 सीटों में चुनाव लड़ना है, और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब की बार 2005 से 7 के बीच में मिलेगा, मीडिया और यही जो दिखाते हैं कि कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटें नहीं मिल रही हैं, उसमें 35 से 38 सीटें हमको दिखाई गई थी। हम जीत करके आए थे पूर्ण बहुमत बना करके। तो अब की बार फिर से मैं कह सकता हूं कि जितना 2007 में हमें सीटें मिली थी, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अधिक सीटें अब की बार हम जीत करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। आप बहुत व्यस्त हैं, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी प्रश्न बहुत है, आखिरी प्रश्न कि अगर आपके अनुसार बहुमत आएगा, अगर बहुमत नहीं आता है और आपको गठबंधन करना पड़ता है, तो आपके लिए बेहतर कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। ना मैं समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता और ना हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती। हम लोग जैसा हमने कहा कि पूर्ण बहुमत के लिए लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और बनाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम लोग चाहे विपक्ष में बैठें, हम लोग इन दोनों में से किसी के साथ में भी नहीं जाएंगे। तो ये थे सतीश मिश्रा जी, जिनका पूर्ण मानना है कि इनको अब की बहुमत मिलेगा, और ये भी कहना है कि अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो इन्हें सपा के साथ जाएंगे, न भाजपा के साथ जाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय पे ये क्या करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।